गोइंग टू डिस्कस सॉलिड स्टेट्स और उसमें भी सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सॉलिड और उसके टाइप्स। फिर हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टलाइन सिस्टम और उसके टाइप्स, और फिर हम डिस्कस करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि एजेस और जो रेडियस रेशियो होता है ये सब। नाउ टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट की जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये चैप्टर ही जो डिस्कस कर रहे हैं सॉलिड स्टेट्स है। तो इसमें क्या है कि द थर्मल एनर्जी है वो लो होती है। दे हैव डिफाइनाइट मास वॉल्यूम एंड शेप। जैसे गैसेस होती हैं जो, उनका कोई भी डिफाइनाइट मास वॉल्यूम शेप नहीं होता, लिक्विड का कोई भी नहीं होता। लिक्विड को हम जिस कंटेनर में डालते हैं वो उस तरीके से उसी शेप ले लेता है, बट सॉलिड्स का ऐसा नहीं है। सॉलिड्स में प्रॉपर शेप होता है, प्रॉपर वॉल्यूम होता है, प्रॉपर मास होता है। इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो शॉर्ट होती है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस शॉर्ट होने का मतलब है जैसे ये हैं दो पार्टिकल्स दो हैं जो है वो बहुत पास प्रेजेंट होते हैं। गैसेस में थोड़ा दूर होते हैं, गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होता है और लिक्विड में थोड़ा दूर होते हैं। जो इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, यही एक रीज़न होता है कि ये आसानी से एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं। Their constituent particle atoms, molecules, or ions have fixed positions and can only oscillate about their mean position. तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए या आयंस हो गए, उनमें क्या होती है फिक्स पोजीशंस होती हैं, यानी फिक्स पोजीशंस होती हैं और वो उसी फिक्स पोजीशन के आसपास ऑसिलेट करते हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि ये कंप्रेस नहीं होते। कंप्रेस होते हैं तो एक लिमिट तक होते हैं, और अगर प्रॉपर सॉलिड है तो वो इनकम्प्रेसिबल है और वो बहुत ज़्यादा क्या होता है रिजिड होते हैं, यानी कि सख्त टाइप के होते हैं। अब जब हम सॉलिड्स की बात कर रहे हैं तो सॉलिड्स फिर फर्दर डिवाइडेड होता है दो चीज़ों में। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जो कि फिक्स्ड अरेंजमेंट में होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो रैंडम अरेंजमेंट में होते हैं, जैसे आप इस फिगर में भी देख सकते हो। तो इसमें क्या है, एक फिक्स अरेंजमेंट है, प्रॉपर एक लेयर है, फिर दूसरी लेयर है, फिर तीसरी लेयर है। और एमॉर्फस सॉलिड में क्या है, रैंडम अरेंजमेंट है कि कोई कोई ऊपर नीचे दाएं बाएं किसी भी तरीके से अरेंज्ड है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑर्डर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें क्या होता है, लॉन्ग ऑर्डर होता है। मतलब उसका ऑर्डर क्या होता है, लॉन्ग ऑर्डर, यानी कि किस ऑर्डर में वो लगे हुए हैं, तो एक प्रॉपर लॉन्ग ऑर्डर्स में लगे हुए होते हैं। एमॉर्फस सॉलिड के जो ऑर्डर्स होते हैं वो शॉर्ट शॉर्ट होते हैं वो नेचर में। जो सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये ट्रू सॉलिड होते हैं, यानी कि ये बिल्कुल ट्रू सॉलिड होते हैं। अगर आज वो जिस कंडीशन में है उसको आप कभी भी देख लो, दे आर लाइक दैट ओनली। बट जो ये अमोर्फस सॉलिड होते हैं इनको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं या फिर सुपर कूल लिक्विड बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं तो जो ग्लासेस होते हैं, जो बहुत पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स होंगी अंग्रेज़ों के ज़माने की, उसमें जो विंडोज़ लगी हुई हैं, विंडोज़ में क्या होगा ना, जो नीचे है, नीचे का जो अ, नीचे साइड पे, बेस की साइड पे क्या होगा, बहुत मोटा होगा काँच, और जो ऊपर होगा, ऊपर की तरफ को थोड़ा पतला होगा। तो उसके पीछे का यही रीज़न होता है कि ये सुपर कूल लिक्विड होता है, यानी कि इनकी ये फ्लो करते हैं धीरे-धीरे, और फ्लो कर रहे हैं तो यानी क्या है ये, दे आर नॉट प्योरली सॉलिड और ट्रू सॉलिड, तो ये क्या है, स्यूडो सॉलिड है। उसके बाद जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है या फिर हीट होता है जो फ्यूज़न का, वो बहुत ज़्यादा होता है जब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की। लेकिन जब हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड की तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और जो हीट ऑफ फ्यूज़न है उसकी रेंज क्या होती है, मतलब वो अलग-अलग रेंजेस में प्रेज़ेंट होती है। तो फिर उसके बाद जो इसका कूलिंग नेचर होता है, अच्छा जो ट्रू सॉलिड्स होते हैं या फिर जिनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिनको हम कहते हैं, ये बहुत बहुत धीरे-धीरे कूल होता है, यानी कि एकदम से फास्ट कूलिंग नहीं होती है इनमें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई मेटल को पिघलाया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आयरन पिघलाया सपोज़, बट आयरन का बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट सपोज़ स्टिल हमने अगर आयरन को पिघलाया, तो उसको वापस से ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन स्यूडो सॉलिड्स में ऐसा नहीं होता। स्यूडो सॉलिड्स में बहुत जल्दी-जल्दी क्या होता है, कूलिंग इफ़ेक्ट होता है।
उसके बाद क्लीवेज प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दे प्रोवाइड स्मूथ सरफेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ एक ट्रू सॉलिड, फॉर एग्जांपल आपने NaCl का अगर एक बड़ा पीस है आपके पास, उसने अगर आपको उसको अगर आपने पटका, तो जब वो छोटे-छोटे जो सरफेसेस पे चेंज होगा, तो जब आप उन सरफेसेस को देखोगे तो वो सारे के सारे स्मूथ होंगे। बट वहीं पे अगर आप एक काँच को तोड़ो तो उसके सरफेसेस क्या होंगे? रफ होंगे, दे आर नॉट लाइक स्मूथ। तो इनके जो एजेस होते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी में, जो स्यूडो सॉलिड्स होते हैं या फिर जिनको हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, उनके क्या होते हैं, अनइवन एजेस आते हैं जब हम उनको काटते हैं। बट जो मेटल मतलब ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनमें क्या होंगे, स्मूथ सरफेस आएंगे। अब एक है एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और फिर होती है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मतलब अगर हम उनको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से अगर हम उनको कट करेंगे तो उनकी जो मतलब उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब कुछ अलग-अलग आएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड में। बट जब हम अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो अमॉर्फस सॉलिड को जब हम काटेंगे इधर-उधर से, तो वो क्या होंगे ना, वो सेम मैग्नीट्यूड आएगा उनका, मतलब उनकी कोई भी डायरेक्शनल चेंज नहीं होता उनकी प्रॉपर्टी में, हर डायरेक्शन से उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो हमें दिया हुआ है, जैसे ये है, हमें जैसे जब हम इसको इधर इस डायरेक्शन से काट रहे हैं, इस डायरेक्शन से काट रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, हमको सिर्फ नेगेटिव दिख रहा है। अगर यहाँ से काटेंगे तो सिर्फ हमें पॉजिटिव दिखेगा, यहाँ से काटेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों दिख, मतलब हर डायरेक्शन से क्या हो रही है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रही है या कोई भी प्रॉपर्टीज जो हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं। बट एमॉर्फस में ऐसा नहीं है, यहाँ से भी काट रहे हैं तो ये अनइवन आ रहा है, यहाँ से भी, तो दीज आर बेसिकली आइसोट्रॉपिक इन नेचर। आइसो मतलब सिमिलर तरीके की टॉपिक है, और एनिसो मतलब कि एन आइसो यानी कि सेम नहीं है, ठीक है। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, इनको हम बेसिकली आगे और अच्छे से इनको हम इलेबोरेटेड वे में हम इनको डिवाइड करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमको थोड़े बहुत एग्जांपल जो डिस्कस करने हैं हम वो करते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनके एग्जांपल होता है ग्रेफाइट, डायमंड, NaCl, KCl, H2O, ये सब। और जो एग्जांपल है एमॉर्फस के, वो है पॉलीमर, ग्लास, रबर, वुड, ये सब। तो लेट्स मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, हमें ये टेबल NCERT में दी हुई है और हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अब बेसिकली ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हमारे डिवाइडेड हैं 4 तरीकों में। पहला है मॉलिक्यूलर सॉलिड, फिर आता है आयनिक सॉलिड्स, फिर आता है मेटेलिक सॉलिड्स, फिर आता है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। जब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में पहला होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर यानी कि जैसे CCl4 है, फॉर एग्जांपल वी हैव CCl4, तो ये C है, यहाँ पे भी Cl प्रेजेंट है, ये भी Cl प्रेजेंट है, ये भी Cl प्रेजेंट है, ये भी Cl प्रेजेंट है। तो इन सबके डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहे हैं, कट कर दे रहे हैं एक दूसरे को। तो ये क्या चीज़ है, ये एक मतलब ये एक नॉन पोलर पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया ये, तो ये नॉन पोलर हो गया। वैसे ही आर्गन जो एक न्यूट्रल गैस है, वो भी क्या है, नॉन पोलर है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात कर रहे हैं नॉन पोलर की, तो ये सॉफ्ट होती हैं। ऑब्वियसली CCl4, आर्गन इज अ गैस, सो इसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी, सॉफ्ट ही होगी। और इसमें जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, वो डिस्पर्जन फोर्स है या फिर लंडन फोर्स है। देन मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो हम इंसुलेटर हैं। ऑब्वियसली गैसेस क्या कुछ कंडक्ट थोड़ा कराती हैं, स्पेशली वाइल टॉकिंग अबाउट आर्गन। तो ये ऑब्वियसली उनमें पोल्स ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो इंसुलेटर ही होंगे। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, ऑब्वियसली गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है तो कितना लो होगा, यू कैन इमेजिन। फिर हम पोलर की बात कर रहे हैं, तो पोलर में होता है डाइपोल डाइपोल। अब पोलर की जब मैं बात कर रही हूँ, तो जब हम HCl की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे H है, सपोज इसका मॉलिक्यूल है, और ये फिर Cl है। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर थोड़ा सा शिफ्ट करा लेगा, क्योंकि ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है। तो ये पोलर है, एक साइड को पोल जनरेट कर रहे हैं। इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं HCl एंड SO2। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल नेचर क्या है, सॉफ्ट है ये, और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये भी इंसुलेटर है, और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका भी लो होता है। देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डेड।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें प्रेजेंट होती है? H2O, जैसे कि H2O की जो सॉलिड फॉर्म है, क्योंकि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, तो H2O का जो सॉलिड फॉर्म है दैट इज आइस, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आता है, वो हार्ड होता है, इसका अपीयरेंस क्या होता है? हार्ड होता है। और जो इसका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो क्या है? इंसुलेटर है, यानी कि किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं करती, वो सॉलिड फॉर्म में। और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। फिर है आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड्स मतलब कि बेसिकली इसकी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट होगी वो आयन होगी। अब जो आयन होंगे वो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शंस के साथ जुड़े हुए होंगे। इसके एग्जाम्पल है NaCl, जो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं, NaCl, MgO, ZnS, CaF2। तो बेसिकली अगर आप देख रहे होगे तो ये आयनिक फॉर्म्स हैं। CaF2, Ca का साइज, F2 का साइज छोटा सा, Mg का साइज थोड़ा बड़ा, O का साइज, फिर Zn। तो बेसिकली ये आयनिक है। आयनिक में क्या होता है? एक का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है दूसरे का, तो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। इनकी जो फिजिकल नेचर होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। मतलब वो हार्ड होती है लेकिन वो ब्रिटल होती है, यानी कि वो मतलब चूरों में चेंज हो जाती है। ये भी इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब ये मोल्टन स्टेट में होता है, यानी कि जब हम उनको डिसॉल्व कर देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, देन दे बिकम व्हाट? देन दे बिकम कंडक्टर। तो ये कंडक्ट करने लग जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत हाई होता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन से जुड़े हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ फोर्स। देन हमारे पास आता है मेटेलिक सॉलिड्स। जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, सब किससे? मेटेलिक बॉन्ड से अटैच्ड होंगे। इसमें क्या होगा? जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो बहुत सारे प्रेजेंट होंगे और वो क्या करेंगे? डीलोकलाइज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होता है। हार्ड होते हैं, मेलिएबल यानी कि थिन शीट में चेंज हो जाते हैं, टूटते नहीं हैं, ब्रूटल नहीं होते। बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। सॉलिड स्टेट में भी ये बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और साथ में मोल्टन स्टेट में तो होते ही होते हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कंपैरेटिवली हाई होता है, मतलब आयनिक के जितना नहीं, बट इट्स स्टिल हाई, जैसे आयरन का बहुत ज़्यादा हाई होता है। फिर हमारे पास जो फोर्थ कैटेगरी आती है वो होती है कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड मतलब कि इसमें एटम्स प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होंगे ये कोवलेंट बॉन्ड से। एग्जाम्पल है इसका SiO2, जिसको हम क्वार्ट्ज कहते हैं। सी कार्बन का जो जैसे डायमंड हो गया, ये सब ग्रेफाइट। उसके बाद ALN, दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो जो ऊपर के जो ये नीचे ग्रेफाइट और एल्यूमिनियम नाइट्राइड हैं, दे आर सॉफ्ट। और जो ग्रेफाइट होता है वो क्या करता है? कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। वो कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। इसके अलावा बाकी जो ऊपर के हैं दे आर हार्ड और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लाइक डायमंड का तो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और दे आर इंसुलेटर अपार्ट फ्रॉम ग्रेफाइट। तो अब हमें एक फिगर दिया हुआ है, ये बेसिकली हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है डायमंड का और ग्रेफाइट का। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जबकि है दोनों कार्बन की ही फॉर्म है। तो डायमंड जो होता है, डायमंड में sp3 जो होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। डायमंड में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है और ये एक दूसरे के बीच में जो एंगल बनाते हैं वो 109 डिग्री 28 रेडियन का बनाता है। वहीं जब हम ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं तो ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? वो प्योरली p ऑर्बिटल में होता है। तो इट कैन जंप, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है इसमें। और ग्रेफाइट में ऐसे लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बट ये इस तरीके से इसमें लेयर्स प्रेजेंट है। अब जैसे जब हम लुब्रिकेशन की बात करते हैं, तो जैसे बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती हैं, तो उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है ग्रेफाइट, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है? स्लिपरी नेचर का होता है ये। Then moving towards the next, which is a unit cell. This is our topic of discussion in the preceding chapter of our solid state. तो यूनिट सेल क्या होता है?
तो जैसे हम जब बायोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो सेल क्या होती है, सबसे छोटी एक यूनिट होती है जिसके बाद फिर क्या बनती है, आगे को टिश्यू बनते हैं, फिर ऑर्गन बनते हैं, ये सब। वैसे फिजिक्स में हम बात करते हैं तो सेल क्या होता है, बैटरी की एक छोटी यूनिट होती है। तो बेसिकली सेल का मतलब ये होता है कि ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, ठीक है? फिर हम उसको अलग-अलग जगह पे अप्लाई करते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री में जब हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो यूनिट सेल होता है स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर किसका, क्रिस्टलाइन लैटिस का, जो कि रिपीटेड फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है और अलग-अलग डायरेक्शंस में प्रेजेंट होता है। और अलग-अलग डायरेक्शंस में प्रेजेंट हो रहा है क्योंकि ये अब फिजिक्स में अगर हमने देखा होगा तो अगर एक्स, वाई, ज़ेड तीनों एक्सिस में अगर वो बन रहा है तो इट विल फॉर्म इन 3D क्रिस्टलाइन लैटिस। तो ये जो यूनिट सेल है ये 3D स्ट्रक्चर को जनरेट करेगा। अब अगर हम एक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं तो उसमें जो एज लेंथ होती है वो हमने ले ली ABC। अब इसमें जो इंटरफेशियल एंगल है, जैसे ये है कि जैसे AB है और C हमने ले लिया और उसके नीचे हमने अल्फा, बीटा, गामा ले लिया। A और B के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा इन दोनों को छोड़ के जो बचा वो, यानी कि गामा। यानी A और B के बीच में क्या बना, गामा। फिर B और C के बीच में क्या बना, इन दोनों को छोड़ दें तो अल्फा। B और C के बीच में क्या बना, अल्फा। सेम एज A और C को जब हम लेंगे, A और C को जब हम लेंगे तो क्या बचा, ये बचा बीटा, तो बीटा। तो इस तरीके से ये हमने बोला है इसको। तो बेसिकली यूनिट सेल यही होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है किसी भी क्रिस्टलाइन लैटिस का, और ये 3D क्रिस्टलाइन लैटिस को जनरेट करता है। इसकी जो एजेस होती हैं वो ABC होती हैं और जो एंगल होते हैं वो अल्फा, बीटा, गामा होता है। फिर हमारे पास जब हम क्रिस्टल लैटिस की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल लैटिस क्या होंगे, ये जो यूनिट सेल है ये अरेंज होंगी बहुत सारी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, और ये क्या बना रही होंगी, ये क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कर रही होंगी। जैसे ये है, ये यूनिट सेल्स क्या है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और क्या बना रही हैं, क्रिस्टल लैटिस की फॉर्मेशन कर रही हैं। अब हमारे पास कुछ बेसिस हैं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, बेसिक क्रिस्टलाइन सिस्टम है। किस किस तरीके के क्रिस्टल सिस्टम्स हो सकते हैं। तो ये टोटल इसमें क्या दिया हुआ है कि ये एज लेंथ और इंटरफेशियल एंगल्स के बेसिस पे 7 तरीके के बेसिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉसिबल हैं। तो ये 7 तरीके के बेसिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। पहला है हमारे पास क्यूबिक, फिर है हमारे पास टेट्रागोनल, फिर है हमारे पास ऑर्थोरोम्बिक, फिर है हमारे पास हेक्सागोनल, देन हमारे पास है रोम्बोहाइड्रल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। इनको लर्न करना है हमें क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी हम इसकी पूरी टेबल देखेंगे। उससे पहले हम देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। यूनिट सेल डिफरेंट टाइप की होती हैं, क्या-क्या होती हैं। तो बेसिकली हम सिंपल यूनिट सेल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या होगी, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब कि मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, मतलब पहले बहुत प्रीवियस टाइम की है वो, तो उसके 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। 1 2 3 4 नीचे और 4 ऊपर, तो 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल प्रेजेंट है। और अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं और एक पार्टिकल का, जैसे हम इसको डिवाइड करते हैं ना, तो उसका भी 8th हिस्सा जो है वो इसमें आ रहा होता है। तो हम इसको 1/8 कर देते हैं, तो ये आ जाता है 1। तो इतने एटम्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। सिंपल यूनिट सेल में 1 एटम होता है बेसिकली, सब जोड़ के। उसके बाद आता है हमारे पास सेंट्रल यूनिट सेल। सेंट्रल यूनिट सेल में क्या होता है, पूरी मतलब 8 कॉर्नर्स के में तो प्रेजेंट है, 1/8 हिस्सा एटम का प्रेजेंट है। उसके साथ में एक पूरा का पूरा एटम इसके मिडिल में भी आता है। तो यानी इसमें कितने हो गए, 2 एटम प्रेजेंट होते हैं एक BCC स्ट्रक्चर में, यानी कि बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में। उसके बाद जब हम फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, फेस सेंटर्ड में भी हर एक का 8th हिस्सा तो आ ही रहा है, प्लस अब हमारे पास कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। अगर आप जिस रूम में बैठे हो उसकी भी अगर आप वॉल देखोगे तो देयर आर 6 फेसेस। तो हर
कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं और हर एक फेस का कितना हिस्सा आ रहा होता है? हर एक फेस का और आ रहा होता है इसमें मतलब हाफ हिस्सा आ रहा होता है हर एक फेस का। मतलब जैसे एक ये है तो इसका एक हिस्सा इधर आ रहा होगा और एक ये दूसरे एटम या दूसरे यूनिट के साथ शेयर कर रहा होगा। तो ये बेसिकली 3 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। तो इसमें फेस एफसीसी में 4 एटम प्रेज़ेंट होते हैं एक यूनिट सेल में। फिर हम बात करते हैं एंड सेंटर की। एंड सेंटर यानी कि 2 अपोज़िट एंड्स में प्रेज़ेंट होगा। 2 अपोज़िट एंड्स में प्रेज़ेंट है और हर एक का हाफ हिस्सा क्योंकि आधा ही हिस्सा तो इसमें आएगा, आधा हिस्सा ऊपर वाले के साथ शेयर करेगा ये। प्लस 1/2 इंटू 8 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। तो एंड सेंटर में 2 एटम्स प्रेज़ेंट होते हैं। 2 बेसिकली वो प्रेज़ेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, एक दूसरे के अपोज़िट कॉर्नर्स पे। तो इसमें टोटल जो बेसिक स्ट्रक्चर जो सिस्टम है प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर का, तो ये 14 डिफरेंट क्या बनाता है? ब्रेविस लैटिस बनाता है। ये ब्रेविस लैटिस बोलते हैं इसको। तो 14 तरीके के अलग-अलग ब्रेविस लैटिस जो हैं वो पॉसिबल हैं, वो बन सकते हैं। ये हमको एक डायग्राम दिया हुआ है किसका? एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का ये फिगर है, हमें इसको याद करना है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्यूबिक का, तो अब इसको लर्न करने की एक ट्रिक है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। दैट इज छोटू हमारा मैथमेटिशियन नंबर लाता 324 112। ओके, अब इसको ध्यान से देखना, मैं याद कराने की कोशिश कर रही हूँ। सो वी हैव छोटू हमारा मैथमेटिशियन, ठीक है। इसकी अगर कोई और ट्रिक बनानी है तो यू कैन मेक, बट हियर आई एम डूइंग अ लिटिल लेस एफर्ट्स फॉर यू, ताकि आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़े। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से भी बना सकते हो, बट इफ़ यू डोंट हैव दैट तो ये देख लो, मे भी याद हो जाए, अदरवाइज रिवीजन इज़ द की। तो फिर उसके बाद क्या था? छोटू हमारा मैथमेटिशियन होगा। फिर है हमारे पास नंबर लाता, नंबर भी तो लाता है वो, कितने? 324 112, 324 1 एंड 2 1 1 2। तो पहले क्यूबिक में कितने हैं? क्यूबिक तीनों फॉर्म शो कर रहा है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। तो हम लिख लेंगे प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, फिर एंड सेंटर्ड, ठीक है। इस तरीके से होगा। टेट्रागोनल, देन हमारे पास नेक्स्ट है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में वो 2 बॉडी शेप्स शो कर रहा है, प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। ऑर्थोरोम्बिक में वो चारों तरीके के शो कर रहा है, प्रिमिटिव भी, बॉडी सेंटर्ड भी, फेस सेंटर्ड भी और एंड सेंटर्ड भी। हेक्सागोनल में वो सिर्फ एक शो करता है, दैट इज प्रिमिटिव। रोम्बोहाइड्रल में वो क्या शो करता है? रोम्बोहाइड्रल में वो शो करता है प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड। और फिर हमारे पास लास्ट बचा ट्राइक्लिनिक, और रोम्बोहाइड्रल को हम क्या कहते हैं? हम इसको मतलब रोम्बोहाइड्रल तो ये है, उसके बाद हमारे पास जो ट्राइगोनल या फिर मोनोक्लिनिक जो नेचर है वो 2 शो करता है, दैट इज प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर्ड। लास्ट में जो हमारे पास ट्राइक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक हमको शो करता है प्रिमिटिव। अब अगर हम इसके मतलब डिस्टेंस वगैरह अगर हम इस पे ध्यान दें तो फर्स्ट वाले में क्या है? तीनों इक्वल है। सेकंड वाले में एक नहीं है इक्वल, लास्ट वाला। फिर क्या है? दोनों ही नहीं है। उसके बाद यही वाला पैटर्न वापस रिपीट हो रहा है, फिर यही वाला पैटर्न वापस रिपीट हो रहा है। तो इतना हो गया। फिर क्या है? फिर दोनों ही इक्वल नहीं है लास्ट वाले में। एंगल्स की बात कर रहे हैं हम, पहले में सब 90 है, दूसरे में भी सब 90 है, तीसरे में भी सब 90 है, चौथे में 2 90 है अल्फा और बीटा, और तीसरा वाला 120 है। फिर उसके बाद रोम्बोहाइड्रल में क्या है? रोम्बोहाइड्रल में गामा वाला इक्वल नहीं है, मोनोक्लिनिक में बीटा वाला इक्वल नहीं है, और ट्राइक्लिनिक में तो कोई भी इक्वल नहीं है।
एग्जाम्पल अगर हम देखें, क्यूबिक में NaCl, जिंक ब्लेंड Cu, टेट्रागोनल में वाइट टिन, SnO2, TiO2, CSO4। ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल हैं सल्फर, रोम्बिक सल्फर जो होता है, BaSO4, KMnO3। जो हेक्सागोनल होता है, ग्रेफाइट किस में आएगा, ये मे बी इट कैन बी अ क्वेश्चन, क्योंकि ग्रेफाइट अलग से भी दिया हुआ है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि हेक्सागोनल होता है, प्रिमिटिव शो करता है। फिर ZnO एंड CDS, थोड़ा ये रिवीजन कर करके ये आ जाएंगे। मोनोक्लिनिक में मोनोक्लिनिक सल्फर है Na2SO4.10H2O। ट्राइक्लिनिक में CuSO4.5H2O, K2Cr2O7 एंड H3BO3, ये स्ट्रक्चर्स हैं। और CaCO3, HgS, ये सब किस में आता है, रोम्बोहाइड्रल में। देन वी हैव द नेक्स्ट विच इज़ अब कंट्रीब्यूशन पार्ट। ये हमने देख लिया है, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे डायग्राम से दिखाया हुआ है कि किस तरीके से आया। हर कॉर्नर पे 1/8 पार्ट प्रेजेंट है, मतलब एक एटम का 1/8 पार्ट आ रहा है। तो कैसे, सिंपल में एक आया, फिर BCC में 2 स्ट्रक्चर आ गए, फिर हमारे पास फेस सेंटर्ड में कितने आ गए, 4 आ गए, क्योंकि हर आधा हिस्सा ये आ रहा है और आधा हिस्सा ये किसी और के साथ शेयर कर रहा है। तो 6 है, तो 6 इंटू 1/2। इसी तरीके से हमारे पास एंड सेंटर्ड का आ गया। अब हमारे पास तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है डिस्टेंस। तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम ऊपर के फेस की डायगोनल की बात करें, तो इट्स A√2, दैट इज फेस डायगोनल होती है A√2। और जो बॉडी, मतलब जो बॉडी की जो सेंटर से जो डायगोनल होती है, वो क्या होती है, A√3। जो बॉडी डायगोनल होती है वो होती है A√3। उसके बाद बॉडी एक एंड से बॉडी के सेंटर पे क्या होती है, A√1.5। तो एज लेंथ हम ए से डिनोट करते हैं। एज सेंटर क्या है, A/2। फेस डायगोनल क्या है, A√2। फिर फेस सेंटर क्या है, A√2/2, मतलब कि ये A√2। और बॉडी डायगोनल हमको दी है A√3। तो इसका हाफ कर लेंगे तो हमारे पास उसकी हाफ लेंथ आ जाएगी। फिर हमें रेडियस और एज लेंथ निकालनी है। सिंपल यूनिट के लिए और प्रिमिटिव के लिए क्या होती है, जो ए होती है वो 2r के इक्वल होती है। तो ये तो प्रिमिटिव वाले के लिए हो गई। फिर जब हम बात कर रहे हैं FCC की, तो FCC में क्या होता है, A√2। ये A√2 होती है। तो 4r कैसे, 1r, 2r, 3r, 4r। तो 4r इज इक्वल टू A√2 होती है। और अगर इसका हाफ निकालना है तो हम अपॉन 2 कर लेंगे। फेस सेंटर में बात कर रहे हैं तो हम A√3 इज इक्वल टू 4r, ये सब हमको याद करना पड़ेगा। फिर हम जब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं, तो एक सिंपल यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। यानी कि वो अपने, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली होता है कि वो कितने अपने साथ कितने एटम से अटैच्ड है। तो वो अपने साथ 6 एटम से और अटैच्ड होता है। तो ये क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनाता है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट का, वो होता है 8। BCC का 8 होता है, सिंपल वाले का 6 होता है, BCC का 8 होता है। और जो फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर का 12 होता है। फेस सेंटर का कितना होता है, 12 होता है। तो इट्स 2r इज इक्वल टू A√3। इस 2 को इधर शिफ्ट किया हुआ है बेसिकली। फेस सेंटर्ड में क्या होता है, फेस सेंटर में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। तो ये है SBF, दैट इज सिंपल का क्या है 6। फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, 8 हुआ BCC का। फिर FCC में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 12 हुआ। तो इसको ऐसे याद रख लेना। देन वी हैव नेक्स्ट, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ग्लास इज अ, इस सबसे पहले मैंने एक ओल्ड बिल्डिंग वाले एग्जाम्पल में बताया था, सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड होता है,
ठीक है, एमॉर्फस होता है क्योंकि ये। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू अज्यूम टू और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। आइसोमेरिज्म नहीं होता है, आइसोमॉर्फिज्म भी नहीं होता है, मॉर्फिज्म भी नहीं होता है। तो एक सब्सटेंस की ऐसी एबिलिटी कि वो अज्यूम कर सकता है अपने 2 से ज़्यादा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। देन वी हैव मोस्ट crystals show good cleavage because देयर। तो बहुत सारे जो क्रिस्टलाइन लेटर्स होते हैं वो अच्छा क्लीवेज क्यों शो करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि वो किस में अरेंज्ड है, प्लेन्स में अरेंज्ड है। तभी जो मैंने एग्जांपल दिया था, एक NaCl या फिर एक नमक के पीस को जब हम चूरा-चूरा करते हैं तो उसकी सरफेस प्लेन होती है, तो प्लेन्स की वजह से जो उसकी अरेंजमेंट है प्लेन्स में, उस वजह से। देन वी हैव नेक्स्ट व्हिच इज़ कैटायन एंड एनायन कंबाइन इन अ क्रिस्टल टू फॉर्म। जो कैटायन और एनायन अगर मिल रहे हैं तो वो क्रिस्टल में क्या बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट दिया हुआ है, हमको एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो हमें ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम का हमको एक्सियल रेशियो दिया हुआ है कि इसकी जो साइड्स हैं वो क्या है? इक्वल नहीं है। हमें एंगल निकालना है। तो इधर से हमने ये निकाला कि कौन सी पोजीशन पे है। तो ऑर्थोरोम्बिक 4th पोजीशन पे है। 4th पोजीशन पे क्या होता है? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये तो याद करनी पड़ेगी टेबल हमको, बट थोड़ा शॉर्ट ट्रिक हमने बता दिया है, उस हिसाब से आप देख लेना। ये बहुत ईजी है कि FCC में कितने होते हैं, 4 हम हज़ारों बार कर चुके हैं। उसके बाद जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट होती है वो कितने इक्वली कितने शेयर करता है, यानी कि एक जो फेस सेंटर्ड है उसकी जो यूनिट सेल है वो कितने शेयर करती है इक्वली बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? तो 6 को ही तो शेयर करती है, 6 फेसेस हैं उसके। देन है वी हैव द नंबर ऑफ एटम्स कंटेन इन अ FCC 4। फिर रिपीटेड क्वेश्चन है। हमारे पास एक हमको BCC दिया हुआ है, एक BCC स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसकी एज लेंथ A हमको दी हुई है कितनी? 288 दी हुई है हमको। तो हमें पता है BCC का फॉर्मूला क्या होता है? 4R इज इक्वल टू √3, यही तो होगा। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे? 4R को इधर शिफ्ट, R को इधर शिफ्ट कर देंगे। हमको क्या दिया हुआ? हमको एज लेंथ दी हुई है A √3 इंटू एज लेंथ कितनी दी हुई है हमको? 288 अपॉन 4। यही चीज़ तो है ये A√3 इज इक्वल टू 4R। तो इस तरीके से आ जाएगा। देन वी हैव नेक्स्ट विच इज़ हमको दिया हुआ है वही सेम क्वेश्चन। आई थिंक यू शुड ट्राई दिस ऑल्सो एंड दिस वेरी इजी क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू सो मच।